नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, आज का महत्वपूर्ण मुद्दा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पर अब खुल के राजनीति होने लगा है। पाकिस्तान के साथ भारत का जो युद्धक वातावरण था अब वह शांत हो गया है और यह सही है गलत है अपने अपने परिप्रेक्ष्य में लोग अब इसकी आकलन कर रहे हैं। इसका आकलन करने में ना तो भाजपा पीछे है ना कांग्रेस पीछे है। मैं तो कह रहा हूं कि कोई भी राजनीतिक दल इसके पीछे नहीं है और यह अत्यंत दुखद, निंदनीय और चिंताजनक है। लेकिन चर्चा अगर हो रही है या होनी चाहिए या होगी तो दो तीन मुद्दा मैं आपके सामने रखता हूं जिस पर इसकी चर्चा का पृष्ठभूमि तैयार हो और इस पर ही चर्चा केंद्रित हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सापेक्ष में आपको बता देता हूं, आपको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर का आधार बना पहलगाम में निर्दोष 26 भारतीय मतलब एक नेपाली नागरिक बाता, हम उसको बाहर के नहीं मानते हैं, के वातावरण पर और सरकार के उसके बाद लिए कदमों पर अब अपनी अपनी चर्चा होगी। इसी तरह का एक वातावरण बना था मुंबई अटैक पर, जब मुंबई ताज पर पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया था, पाकिस्तान प्रेरित आतंकियों ने अटैक किया था और बताया जाता था कि 130 से ज़्यादा लोगों की जान गई थी और कई लोग घायल थे। वहाँ भी भारत के अस्मिता पर आंच था। पहलगाम से ज्यादा खतरनाक वातावरण था क्योंकि वो देश के आर्थिक राजधानी पर चोट था। देश के सबसे प्रतिष्ठित औद्योगिक घराना रतन टाटा के साम्राज्य पर हमला था जो भारत का प्राइड का प्रतीक है। मौतों की संख्या मैं नहीं गिनता क्योंकि मैं गिद्ध नहीं हूं, इसलिए वो ज्यादा कम मेरे लिए नहीं। मेरे आदमी ने एक निर्दोष की हत्या मतलब अजीम हत्या, एक का हत्या मतलब गुनाह अजीम है, माफ के योग नहीं है। 130 और 26 में तो खैर मैं तुलनात्मक बातें ही नहीं कर रहा। सेना के तब के सक्रिय अधिकारी जो अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, उन्होंने टीवी में बोला है, समाचारों में बोला है, सामाजिक मंचों पर बोला है कि हमने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह साहब को कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी जहां से आए थे और जहां जाके छुपे हुए हैं वो सारे ठिकाने हमको पता है और हम सक्षम हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का, हमको परमिशन दिया जाए। लेकिन जैसा कि अगर दिया गया होता तो आप सब जान गए होते, सरकार ने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया यह बात चर्चा होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी ने क्यों दे दिया यह बात का भी चर्चा होना चाहिए। तो सापेक्ष यह हो अगर युद्ध पर वातावरण हो रहा हो तो, और जो राजनीति हो रही है उसका उद्देश्य है वोट मांगना। मैं कह रहा हूं क्यों नहीं वोट मांगे भाई। सेना को राजनीति में मैं नहीं घसीट रहा हूं, लेकिन सेना को नपुंसक बनाना और सेना को खुली छूट देना दोनों तो राष्ट्रीय विषय है ना भाई। यह तो राष्ट्रीय अस्मिता का बात है। सेना भारतीय है सबसे पहले, उसके बाद भारतीय सेना है। हर सेना के हर सैनिक के आगे भारतीय लगा है, पीछे भारतीय लगा है, वो बीच में सैनिक है, क्योंकि उसकी भारतीयता, देश के प्रति उसका असीम प्रेम, मर मिटने की क्षमता, यह उसको भारत के सेना में जाने की प्रेरणा देती है और सेना में बने रहने का हौसला देती है। उस हौसले को अगर कोई तोड़ेगा तो चर्चा तो इसको होनी चाहिए। तो दो बातें मैं आपसे अपना प्रश्न डाल देता हूं कि क्या तत्कालिक सरकार ने इसलिए युद्ध का वातावरण नहीं बनने दिया या इजाजत नहीं दिया क्योंकि उनके द्वारा खरीदे गए हथियारों पर उनको संदेह था? क्योंकि हमारे जवानों पर तो रत्ती भर भी संदेह नहीं था। ये वही जवान है जो आज कोहराम मचा दिए हैं, पाकिस्तान को त्राहिमाम पाकिस्तान कर रहा था। अमेरिका का शरण में गया, भाई साहब बचाइए हमको, वो वाले एपिसोड को आगे बोलूंगा, वो भी एक केस है, उस पर भी राजनीति हो रही है। तो जो गोला बारूद असाला उन्होंने कमीशन में खरीदा था, क्या उसको उस पर संदेह था? और अब ये वाली सरकार ने जो खरीदा उनको अपने खरीदे हुए पर भरोसा है क्योंकि इन्होंने कमीशन नहीं लिया है।
मुझे नहीं मालूम कि तब कमीशन लिया गया था या नहीं लिया गया था, अभी लिया गया है कि नहीं लिया गया मुझे मालूम नहीं है। लेकिन अब के सरकार को अपने सेना पर और सेना द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों पर भरोसा था, तभी तो उन्होंने पाकिस्तान को बोल करके हमला किया, सावधान मैं डिस्टर्ब करने जा रहा हूं। क्योंकि अगर मुस्लिम तुष्टीकरण की बात होती तो यह मुसलमानों ने समय समय पर नहीं हर बार बताया है कि अगर पाकिस्तान के सापेक्ष में हमको आप हिंदू और मुसलमान में बांट रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि हम सबसे पहले भारतीय हैं और धर्म हमारा अंदर का मामला है कि पूजा पद्धति हमारी क्या है। इस लड़ाई में भी हमने देखा कि पाकिस्तान के विरोध में मुसलमान सबसे पहले आगे आया, अभी भी वो आगे है। भारत का मुसलमान भारत के साथ है। अगर उसको पाकिस्तान से प्रेम होता तो 1947 में जिस वक्त उसको मौका मिला था उस पाकिस्तान जाने का, वो उसके पूर्वज जा चुके होते। मतलब उनको पाकिस्तान से ज़्यादा हिंदुस्तान प्यारा था और तब उनको धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा, धार्मिक उन्माद से ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष यह देश लगा। क्योंकि जब उनके पूर्वज यहाँ पर रहने के लिए और वहाँ जाने के लिए दोनों रूप से स्वतंत्र थे तो उन पूर्वजों ने सोचा होगा कि एक धर्म के नाम पर बना देश हमको सुरक्षित नहीं लग रहा है, हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हमको यह देश अच्छा लग रहा है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई का वातावरण है और सब भाई एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। तो उनके जीन में, उनके खून में धर्मनिरपेक्षता बह रहा है, भारत बह रहा है, उनके रगों में भारतीयता दौड़ रही है। यह बात कभी भी संदेह के वातावरण में था ही नहीं। हाँ, कुछ उन्मादी लोग हैं तो वो तो एक अभी लड़की यूट्यूबर पकड़ी गई है, वो मुस्लिम नहीं है, पाकिस्तान को सिक्रेसी बेच रही थी। तो खराब तो कोई भी हो सकता है, उन्मादी वातावरण कोई भी कर सकता है, कोई भी देश के विरुद्ध सोच सकता है। पाकिस्तान के साथ जासूसी में कई लोग पकड़े गए हैं और उसमें से मुसलमान कोई भी नहीं है। तो यह मामला हिंदू मुसलमान का तो है ही नहीं। तो क्या सैनिक पर भरोसा नहीं था या असलहे पर भरोसा नहीं था या कोई और शक्ति दबाव बना रही थी कि खबरदार पाकिस्तान से लड़ाई की सोच मत लेना? यह तत्कालिक सरकार को बतानी पड़ेगी, उनके प्रवक्ताओं को बतानी पड़ेगी। तब के प्रधानमंत्री अब नहीं रहे और मृतक आत्माओं के लिए हम कुछ सब हल्की बातें नहीं करते हैं। उनके आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, इस बात की कामना के साथ उनको तो हम प्रणाम करते हैं। लेकिन वह अगर प्रधानमंत्री जब थे तब भी कुछ नहीं थे और जो उनको डिटेक्ट कर रही थी वो अभी हैं, तो जवाबदेही उनकी है, वो दे सकते हैं। उनके पुत्र जो कि सुपर प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के कैबिनेट नोट को फाड़ करके फेंक के कह सकते हैं कि ये लाइबल इन डस्टबिन, मतलब ये कूड़े के ढेर के में डालने वाला है, वो भी अभी है। ईश्वर उनको भी लंबी उम्र थे, वो आकर के बताएं कि क्या सीन थी 130 आदमी के मरने और सैकड़ों आदमी के घायल होने के बाद भी आप चूड़िया पहना दिया हमारे सेनाओं को। मैं क्षमा चाहूँगा सेना के लिए हल्के शब्द का इस्तेमाल करते के लिए, तुम हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। लेकिन सेना को क्यों मजबूर किया गया कि नहीं तुम अपने हथियार को जंग लगने दो, संगीनों को बंद करो, हमको झेलने दो, हम नपुंसक हैं? ऐसा क्यों हुआ यह तो जानना पड़ेगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, हिंदू मुसलमान वातावरण नहीं था कि आपको कोई मुस्लिम वोट की चिंता थी कि अगर पाकिस्तान पर आक्रमण कर देंगे तो मुसलमान भी दब जाएगा। नहीं, मुसलमान तो ना आक्रमण करने पर भी दिखा आपसे। तो क्या वातावरण था यह बताया जाएगा और राजनीति करने वाले लोग इस प्रश्न का जवाब तैयार रखेंगे, तब मोदी को कहेंगे। अब 2 मिनट मोदी की बात। पाकिस्तान ने हिमाकत की क्योंकि उसका मन बढ़ा हुआ था। मुंबई अटैक के बाद उसका कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम डोजियर खेल रहे थे, हम डोजियर दे रहा था, सिर्फ पेपर कर रहे थे। उसको लगा कि यहाँ भी पेपर होगा, लेकिन यह तो निजाम बदला था, यह तो दूसरा वाला अलग मिट्टी का बना हुआ है। उसने 3 सेनाओं को बुलाया, बोला कि क्या कर सकते हैं। जैसे कि उस वक्त भी सेना ने कहा था कि सर आप हमको हुक्म दीजिए, हम खत्म करके आ जाएंगे। आपका चाय का प्याला खत्म होने के पहले पाकिस्तान खत्म हो जाएगा सर। भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा कि निर्दोष जनता हमारा क्या कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से हमारे यहाँ जनता, वहाँ भी तो आम जनता है जो युद्ध नहीं चाहती होगी। क्योंकि यह तो सर्वविदित है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसके पीछे पाकिस्तानी सेना की वर्दी है। तो मतलब हमारा लड़ाई तो सिर्फ सेना से है, हमारा लड़ाई तो इन लोगों से नहीं है जो दहशतगर्दी के पक्ष में कि विपक्ष में, हमको मालूम नहीं है। तो जब आपको मालूम नहीं है तो सजग करो। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देखो, आम पाकिस्तानियों को पूछना हो ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या?
हमारे सेना के जवानों ने, खुफिया में लगे लोगों ने कहा कि हाँ जी ऐसा कर सकते हैं, वो आतंकवादी कैंप खत्म कर सकते हैं जहाँ पर आतंक की ट्रेनिंग ले रहे हैं। उन्होंने बोला कितना है? बोला 22-23 है। तो बोला 2200-2300 खत्म करने से क्या क्या होगा? बोला हो सकता है कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाए। तो उन्होंने चिन्हित करके 9-10 को सेलेक्ट किया और पाकिस्तान को सूचित कर दिया कि हम तुम्हारे कैंप नष्ट करने वाले हैं, इसको अपने पर लोगे तो तुम्हें भी नष्ट कर देंगे। ऐसा विदेश सचिव ने बताया है। इस पर भी ईरानी थे, उसको बाद में लेंगे, पहले ये जो फ्लो है वो उसको चलते रहने दें। तो भारत के प्रधानमंत्री सूचित करके कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए। अब चूंकि कहने के लिए वहां भी लोकतंत्र है, दिखाने के लिए वोटिंग वहां भी होती है और वहां के वोटरों को भी संतुष्ट करना है। मैं तभी कहा था कि युद्ध अब शुरू हो गया है, क्योंकि आपने आतंकी कैंप नष्ट कर दिए हैं। पाकिस्तान इसको अपने पर लेगा क्योंकि उसके आतंकी आका है और दुनिया ने देखा कि आतंकी के 100 पर सेना के अध्यक्ष मुनीर का सलामी गया था, पाकिस्तान के राष्ट्रपति का सलामी गया था और कोर कमांडर से लेकर के एरिया कमांडर तक सिर झुकाए अरदास कर रहे थे, जिनको वो लोग फातिया पढ़ना बोलते हैं। अगर ये शब्द गलत हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। मरने के बाद जनाजे पर जो पढ़ा जाता है वो पढ़ रहे थे, जो उसका शब्द हो आप समझ लीजिएगा। तो किसी आतंकी के मरने पर इतना बड़ा सेलिब्रेशन उसको मिल रहा है, तो समझिए कि पाकिस्तान में आतंक का क्या स्वरूप है, क्या सम्मान है। हमारे यहाँ कोई बड़ा आदमी का देहांत होता है तो उसके लिए ये सब चीज़ें की जाती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, बड़ा वैज्ञानिक या कोई बड़ा पुलिस का अफसर, इसका स्टेटस प्राप्त है वहाँ के आतंकियों को, तो बदला तो लिया जाएगा। या वोटरों को दिखाने के लिए, बेशक उसको मालूम है कि हमसे कुछ होगा नहीं, पाकिस्तान चाह के भी भारत का कुछ नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, नहीं कर सकते, लेकिन हम दिखावे के लिए करेंगे। और उन्होंने किया। उन्होंने अपने ड्रोन से हमले किए, हमारे बहादुरों ने उसको सामना किया, डिस्ट्रॉय किया। अब यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बात आई है, हुआ क्या है और हमारे देश में हो क्या रहा है, 2 मिनट इस पर चर्चा। असल में क्या था कि जब पाकिस्तान ने ड्रोन से हमला किया और भारत ने उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, तो पाकिस्तान को अपनी शक्ति, बुद्धि और भारत के सामर्थ्य का पता चला। सामर्थ्य का पता आपको तभी चलेगा जब आपको सामना मिलेगा शेर से, तभी आपको पता चलेगा कि हम कितने में हैं और सामने वाला कितने में है। पाकिस्तान के रहनुमाओं को या उनके आला नेताओं को यह बताया गया होगा कि चीन और तुर्की का जो असलहा बारूद हमारे पास है वो बहुत अव्वल दर्जे का है। वो सवेरात के बारात की तरह से फुश होने वाला जब साबित हुआ तो उन्होंने कहा कि भाई इससे तो ज़्यादा वहाँ दिवाली में पटाखे सुर मचा देते हैं, तुम्हारा कुछ नहीं है, तो बैक कैसे जाए। उन्होंने अमेरिका में गुहार लगाना शुरू किया, भाई बचाइए। अमेरिका राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को कहा कि भाई छोड़िए इस मामले को। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई देखिए यह द्विपक्षीय मामला है, हमारा और पाकिस्तान का बात हुआ, हम इसमें तीसरा पक्ष की इजाज़त नहीं देंगे। अब यहीं से मेरे ओपिनियन और एक फैक्ट सामने आ रहा है जिसको भारत में प्रोपेगेंडा के रूप में और देश के स्वाभिमान को जोड़ करके राजनीति हो रही है, वो एक मिनट सुनिए। असल में क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आप सब जानते हैं, बड़बोले हैं, कुछ भी बोल देते हैं, उनके एक्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। वो छलबतुर आदमी, छलभंगुर आदमी है। जैसे पाकिस्तान ने उनको कहा, उन्होंने भारत से बात की, इसमें कहीं दो रहे, उनको सीधा जवाब मिल गया कि यह द्विपक्षीय मामला है, इसमें तीसरे पक्ष की इजाजत नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान कह रहा है तो वो अपने सेना के सक्षम अधिकारी को बोले, हमारे सक्षम अधिकारी बात करने के लिए बंद कर दें, तो हमको भी विनाश की कोई आवश्यकता नहीं है। आम आदमी से हमारा भी कोई लड़ाई द्वेष नहीं, हमको भी नहीं किसी आम जन का जान सांसद में डालना है। अब उनको लगा कि भारत तो एक जिम्मेवार देश है, अगर उसने कहा है तो वो करेगा। अब उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिया कि हमने कहा जब हम युद्ध रुकवा रहे, क्योंकि उनको अपने वोटरों को एड्रेस करना है। वो इसी बात पर आए थे कि हम दुनिया में शांति के प्रतीक बनेंगे, हम युद्ध रुकवा देंगे। तो वो अपने लोगों को कह रहे थे कि देखो इतनी बड़ी युद्ध हमने रुकवा दिया, क्योंकि रूसिया और यूक्रेन के युद्ध में उन्होंने जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मुंह पर उनका जवाब दिया, उससे उनकी बड़ी बेइज्जती हुई थी और वो दूध का जला छाछ फूंक करके पीने का प्रयास कर रहा था। उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट के बाद
विदेश मंत्रालय का बयान आया कि भाई वहाँ के सेना के सक्षम अधिकारी ने हमारे सेना के सक्षम अधिकारी से रिक्वेस्ट किया है कि हम इसको विराम करें, तो मानव हित में हम इसको विराम कर रहे हैं। जब विराम आ गया तो उन्होंने टीवी पर कहा कि मैंने ट्रेड के लिए कहा है, फलाना किया है। हो सकता है बातचीत में कहा है कि यार युद्ध क्यों कर रहे हो, आप लोग व्यापार करो, व्यापार करने से देश बढ़ती, और यह सच्चाई भी है कि लड़ाई से फायदा किसका हुआ है, नुकसान ही हुआ है। और अगर व्यापार हो, प्यार हो, तो देश उन्नति करता है। उन्होंने कहा होगा पाकिस्तान को कि प्यार और व्यापार पर जोड़ दो, युद्ध और उन्माद पर मत करो, उन्होंने उसको भी अपने बयान में कर दिया। आज भी वो इस पर अड़े हैं और भारत इस बात पर अड़ा है और खड़ा भी है। भारत ने कहा है कि भाई हमने कोई दो पक्ष के अलावा तीसरे पक्ष को नहीं लिया। पाकिस्तान अपना बयान पर बयान जारी दे रहा है और तीनों में खेल हो रहा है अपने अपने वोटरों को संतुष्ट करने और अपने अपने वोटरों को मैसेज देने का। और भारत के लोग इस बात को समझ रहे, जब मेरे जैसे साधारण आदमी समझ जाता है, इतने बड़े मठाधीश क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि यह सब चीजें अंदर खाने होती है, इसको बाहर नहीं किया जा सकता। जैसा कि अरविंद केजरीवाल के एक नमूने ने बोला है, जिसको उन्होंने दिल्ली के कुछ दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि केजरीवाल तो खोज खोज कर नमूना रखता है। वो ऐसे हाथ करके बोलते हैं कि अगर पाकिस्तान झुका था तो उसने टीवी पर आकर क्यों नहीं कहा। खैर, मुझे उसके अकल का पहले से पता था, उसकी अकल और शकल दोनों कैसी है वो पूरी दुनिया जानती है। तो मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ कि पाकिस्तान का राष्ट्रपति वर्ल्ड मीडिया को बुलाए और कहे कि मैंने अमेरिका के दबाव में या अपने ही सेना के असहाय होने की वजह से मोदी जी के पाँव पर ना कर रगड़े। ऐसा कोई राष्ट्र कहता नहीं। वो करे क्यों नहीं कहा, तो उसके अकल पर क्या चर्चा करें, उस पर चर्चा ही ना करें। लेकिन भारत में जो चर्चा हो रही है उसमें इन सब बिंदुओं पर भी बिंदुवार चर्चा हो कि अगर आप मोदी को क्रेडिट लेने से मना कर रहे हैं तो यह मौका दुर्भाग्यवश आपके पास भी था, तो आपने क्रेडिट लेने का माहौल क्यों नहीं तैयार किया? आपने क्यों नहीं ऐसी वातावरण तैयार करे कि पाकिस्तान के सर्वनाश उसी वक्त हो जाता? तो पाकिस्तान सोच नहीं पाता। और एक बात आप सबको पता है कि भारत ने कहा है कि यह रुका है, खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर को होल्ड पर रखा गया है, कॉल ऑफ नहीं किया गया है। मतलब अगर आप अभी भी आतंकी कार्रवाई के विषय में सोचेंगे तो हम सैन्य कार्रवाई के विषय में सोचेंगे, हमारा ऑप्शन खुला है। उसके बाद पाकिस्तान पर दबाव बनाने के जो काम, जो स्टेप लिए गए थे वो यथावत है। जैसे सिंधु जल समझौता सस्पेंड रहेगा, भारत में रह रहा है, सभी पासपोर्टधारी और अवैध पाकिस्तानियों को देश छोड़ना है, वो चल रहा है, उन लोगों को मार जाएगा। तभी तो पता चला कि यहाँ पर कोई गर्भधान और डिलीवरी जिहाद भी चल रहा है कि आओ बच्चा पैदा करो और पाकिस्तान की आबादी बढ़ाओ और भारत का पैसे पर पलो, यह भी वो चल रहा है। और जो स्टेप है कि व्यापार नहीं चलेगा, वाघा बॉर्डर बंद है, व्यापार से भारत और पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा यह दुनिया को पता है, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से खस्ता है। भारत थोड़ा बहुत सर्वाइव कर भी लेगा, पाकिस्तान नहीं कर पाएगा। वो सारे स्टेप्स नरेंद्र मोदी ने जो लिए थे वो यथावत है। सिर्फ अटैक हमने कभी भी नहीं किया था, उनके ड्रोन आए थे, हमने उसको डिस्ट्रॉय किया था। अटैक तो हमारा पहले हो गया था। और ड्रोन के दौरान भी जो ड्रोन जिस जगहों से जिस लोकेशन से आए थे, सेना ने उस लोकेशन को ही खत्म कर दिया। जिसमें उनका नूर हवाई अड्डा ऐसा हवाई अड्डा था जैसे हमारे दिल्ली का पालम कॉन्टिनेंटल इलाका है, जहाँ सैन्य ऑपरेशंस होते हैं, जहाँ से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष फ्लाई करते हैं। नूर हवाई अड्डा वही था जहाँ का उनका हेडक्वार्टर है, जहाँ की मिलिट्री का सबसे बड़ा अफसर, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जिस रनवे का इस्तेमाल कर उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उन ठिकानों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उनके सारे ड्रोन मार दिए गए जो तुर्की से उनको भीख में या खरीद कर मिले गए थे। चाइना का रडार सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और हर तरह से उनको जख्म दी गई। अटैक हमने नहीं किया था, हम तो हमले का जवाब दे रहे थे। उन्होंने जब हमला ही रोक दिया तो हमारा जवाब भी रुक गया। और यह प्रश्न अभी भी खड़ा है कि अगर आतंकी उधर से कोई आतंकी कार्रवाई सोचेंगे, हम ऑपरेशन तुरंत करेंगे, यह बंद नहीं किया है। तो इसमें पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। अब कोई कह सकता है कि 2 दिन और हम तो पाकिस्तान को खत्म ही कर देते हैं। मित्रों,
हम दुनिया में लोकतांत्रिक देश हैं और दुनिया के कुछ काम, कुछ कानून, कुछ व्यवहार को मानते हैं या मानने पर मजबूर हैं, क्योंकि खुला नियंत्रण से मुक्त किसी को नहीं किया जा सकता कि आप पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप चाहे तो कुछ भी कर दें। अगर ऐसा हो तो दुनिया खत्म हो जाएगी। एक अणु परमाणु बम किसी के द्वारा गलती से चल गया तो हजारों किलोमीटर की आबादी एक सेकंड में राख हो जाएगी। जब तक उसको रोक लगाया जाएगा तब तक वो हजारों किलोमीटर को राख कर चुकी होगी। पाकिस्तान में जो परमाणु बम है गलती से वहीं डिस्ट्रॉय अगर हो गए, जैसा कि एक ड्रोन उनके खुद के एयरपोर्ट पर गिर गया था, भारत ने उसको नहीं मारा था, उन्होंने एक जगह से भारत को टारगेट कर मारा, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाए, बीच में गिर गया, उसका खुद का एयरबेस को तहस नहस कर दिया। तो इसी तरह से कोई परमाणु बम वो चला दे और वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गए, तब भी 1000 किलोमीटर में भारत का बहुताय हिस्सा आ जाता है। दिल्ली तो आ जाएगा, और 1 मिनट में राख होगा, मिनट, माइक्रो सेकंड में। जो हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा था वो 400 ग्राम का था, जबकि अभी 40,000 किलो का टन का हमारे पास है, कई गुना ज्यादा है। समझ लीजिए, अभी भी हिरोशिमा में जब गिरा था तो 1.5 सेकंड के अंदर कई किलोमीटर तक राख हो गया था, धूल में, गुब्बार में बदल गया। अभी तो उससे भी ज्यादा तीव्र क्षमता वाला है। तो सोचिए, क्या किसी को नियंत्रण से मुक्त रखा जा सकता है? नहीं। इसीलिए मत समझिए कि 2 दिन में पूरा पाकिस्तान को खत्म कर देते हैं। मानवता को भी कुछ प्रश्रय देना चाहिए। हम मानव मूल्यों को मानने वाले लोग हैं। वीडियो बंद करने से पहले 2 बात बताऊंगा। एक तो सेना के पराक्रम को राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, यह ठीक नहीं है। सेना को राजनीतिक गंध नहीं लगनी चाहिए, सेना को पराक्रम के लिए छोड़ देना चाहिए। और अगर आप राजनीति इस्तेमाल करते हैं तो यह जवाब तैयार रखिए कि जब 2013 में मुंबई अटैक हुआ था और यही सेना जब उस कैंपों को नष्ट करने की परमिशन मांगी थी तो आपने क्यों नहीं दिया? क्या आप उस सेना के स्वर पर भरोसा नहीं था? मुस्लिम वोट बैंक की चिंता थी? अपने गोला बारूद पर संदेह था या कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव था? और नरेंद्र मोदी भी सेना के स्वर को लेने के पहले इन सब प्रश्नों का जवाब तैयार करें। हालांकि उनका जवाब दुनिया देख ली है, तो अब उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। फिर भी मैं चाहूँगा कि सेना का हौसला हम सब बढ़ाएं और राजनीति करके उनका हौसला ना गिराएं, क्योंकि कांग्रेस के एक नेता ने तो सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह दिया है। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? तो इस तरह की ऊंची नीची और हल्की शरारत से पहले एक बार सेना के शौर्य, पराक्रम और उनके काम के वातावरण को देख लीजिएगा, तब आपको समझ आ जाएगी। दिवाली के पटाखा छोड़ करके तेजी से 20 कदम पीछे भागने वाले लोग, सोचिएगा वो वहीं खड़े होकर के गोला दागते हैं, वो गोला जिसकी धमक से आपकी कान फट जाएगी। उसके पराक्रम को कमतर करने की दुस्साहस ना करें तो बढ़िया है। अंत में यही कहेंगे कि मेरी सेना महान है, वही है तब हम सुख चैन से हैं और दुनिया हमको सम्मान देती है, तो मैं भी उसको सम्मान दूँ। राजनीति का विषय ना बना, नहीं तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, और कहाँ कहाँ जाएगी यह तो समय और मुद्दा ही बताएगी। तब तक सेनाओं के पराक्रम को प्रणाम करते हुए मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।